नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो आरआरबी एनटीपीसी में अब तक पूछे जा चुके हैं। तो ये इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, बहुत बेहतरीन से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पसंद आएगा तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। तो अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। देखिए, हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी साइंस में फिजिक्स का भी कुछ क्वेश्चन है, इसमें कुछ केमिस्ट्री के भी हैं और कुछ बायोलॉजी के हैं। तो सभी क्वेश्चन को मैं बताता चलूंगा और उसके साथ उसकी थ्योरी भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको बेहतरीन से देखिएगा, क्योंकि अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा और प्रश्न को देखिए, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं है भाई कि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ क्वेश्चन मैं बगल में लगा सकूं। सिर्फ मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं क्वेश्चन को। देखिए, एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर गिरना, बीच में डैश करके है, का एक उदाहरण है। फिर से सुनिए, एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर गिरना एक उदाहरण है। इसका एक उदाहरण, पहला ऑप्शन इसमें है सनहत। पहला ऑप्शन को मैं लिख सकता हूं सनहत, संरक्षण के नियम। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन, सब क्वेश्चन एकदम मजेदार हैं। दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। और तीसरा है आपका यानी सी ऑप्शन है केपलर के नियमों से, या केपलर के नियम। और चौथा डी ऑप्शन है न्यूटन के गति के तीसरे नियम। देखो, मैं एक बात और आपको बता दूं, मैं और वीडियो बना के साइंस का भी डाला हूं, फिजिक्स का अलग से, केमिस्ट्री का अलग से, उसमें से फिटकरी का भी सूत्र जल्द ही पूछा गया है, तो आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को। और दूसरी बात, साइंस में जितने भी मैंने 3 टाइप का यानी फिजिक्स का 3 वीडियो बनाया, उसमें से जितने मेजरमेंट है वो बहुत बेहतरीन से बताया गया है। और मैं किसी भी मात्रा को रटने का तरीका आपको नहीं बताता हूँ, उसमें मैं बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन उसका किया हूँ और उसका निगमन बड़े आसानी से किया हूं। अगर आपको निगमन एक बार दिमाग में घुस गया तो पूरे जीवन आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि एक पेड़ पर एक बंदर बैठा है और वो अचानक पेड़ की डाल से नीचे गिर जाता है, तो वहां पर इसका यानी कौन से परिवर्तन यानी कौन सा उदाहरण बनता है। तो वहां पर पहला उदाहरण है क्या, यानी पहला ऑप्शन है सनहत संरक्षण के नियम, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, और तीसरा है केपलर का नियम, चौथा ऑप्शन है न्यूटन के गति के तीसरे नियम। तो अगर आपको ऑप्शन मालूम है तो फिलहाल अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें जरूर आंसर आप कीजिएगा तुरंत। जैसे वीडियो आप देख रहे हैं तुरंत उसका आंसर क्या कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, मैंने क्या कहा कि एक व्यक्ति कहीं पर, देखिए चाहे व्यक्ति हो चाहे जानवर, कोई भी व्यक्ति हो, अगर ये डाल पे ऐसे कहीं डाल पे बैठा है और ये आपका क्या है, नीचे जमीन है, यहाँ डाल पे बैठा है और किसी के बिना बल लगावे यानी कोई बल लगाए, वो पेड़ पर बैठा था, पेड़ की डाल पे बैठा है, वो अचानक अपने आप क्या होता है, गिर जाता है। तो पहले जब ये पेड़ की डाल पे ये जब बैठा भैया, तो ये किस अवस्था में है, ये है स्थिर अवस्था में। और जब कोई वस्तु स्थिर रहती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अचानक जब वो बिना किसी बल, कोई बल बिना लगाए, जब वो अपनी यानी कि अचानक गिरता है और पृथ्वी पर आता है, तो वो अपनी स्थिति को क्या कर देता है, बदल देता है। तो अपनी स्थिति बदलता है तो यानी स्थिर अवस्था से किस में आ जाता है, गति की अवस्था में आ जाता है। तो यानी स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाता है, गतिज ऊर्जा में बदल जाता है, अर्थात ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम को मैं क्लासिफाइड करता हूं आपके सामने। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता। मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, चेंज किया जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। जैसे यहां पर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे बन सकता है कि जैसे विद्युत मोटर कोई है, अगर विद्युत मोटर है तो विद्युत मोटर में जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है वो कैसे होता है। तो विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा यानी यहां पर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता भैया, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। किस में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा को, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सेम ऐसे आपका विद्युत बल्ब है, क्या है, विद्युत बल्ब है।
अगर विद्युत बल्ब की बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता मेरे भैया, प्रकाशीय या ऊष्मीय ऊर्जा में, प्रकाशीय या ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। ठीक बात समझ में? ऐसे आपका जनरेटर, जो आपका जनरेटर होता है उसकी बात मैं कर रहा हूं। जनरेटर जो आपके गांव में शादी विवाह में लगाए जाते हैं लाइट के लिए, वो क्या करता, वो तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता मेरे भैया, विद्युत ऊर्जा में बदल देता। किस में बदलता, विद्युत ऊर्जा में। या रासायनिक यानी सेल, जो आपके टार्च में सेल लगाए जाते हैं, वो सेल क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता मेरे भाई, विद्युत ऊर्जा में बदल देता। तो मैं इतना आपको कराया, ठीक है, कि ऊर्जा संरक्षण का मैंने इतना एग्जांपल आपको दिया। अब संहत संरक्षण, संहत को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ये बहुत छोटा लैंग्वेज, ये बहुत इजी लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में ना पूछ के ये पूछेगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है, सेम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी है। यानी द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी ना बनाया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे मैं आपसे कह दूं, आपका क्या बर्फ हो, क्या हो आपका बर्फ हो। अगर बर्फ देखते हैं तो ये ठोस अवस्था में, क्या ठोस अवस्था में, आप इसको टेम्परेचर देते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, ये जल की अवस्था में आ जाती है। दूसरी बात, कोई कागज का टुकड़ा हो, उस कागज के टुकड़े को आपने कोई द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान होगा, कोई ना कोई द्रव्यमान हो गया, अर्थात उस वस्तु के बनने में। द्रव्यमान की क्लास मतलब बहुत बेहतरीन क्लास मैंने ली थी, उसमें मैं बताया। तो द्रव्यमान का मतलब क्या, कोई वस्तु अपने बनने, यानी कोई वस्तु बनने के लिए जितनी मात्रा उसमें पदार्थ की लगी होती है वही हमारी द्रव्यमान होती है। ठीक है, तो कह रहा हूं मैं क्या, कि अगर कोई कागज हो, आपका क्या हो, कागज, अगर कागज को जला दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है, राख बन जाता है। जितना द्रव्यमान कागज का रहा होगा उतने राख का भी द्रव्यमान होगा। इसी को हम लोग संहत संरक्षण के नियम या द्रव्यमान का नियम कहते हैं। अब बात आ गया कि केपलर का नियम। केपलर का नियम किसे कहते हैं, केपलर ने जो बताया था, यह केपलर एक वैज्ञानिक थे जो खगोलीय वैज्ञानिक थे। क्या थे, खगोलीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने ग्रहों के गति यानी ग्रहों के बारे में इन्होंने कुछ नियम दिया था। अब ग्रहों के बारे में उन्होंने क्या नियम दिया था ये मैं बताता हूं। इन्होंने 3 नियम दिया था, 3 नियम, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन्होंने 3 नियम दिया था। पहला नियम दिया था कि यदि देखिए ग्रह, सूर्य हमारा ग्रह, उसके चारों तरफ भी और ग्रह, जैसे पृथ्वी भी हमारी क्या है, ग्रह है। सूर्य की उपग्रह, तो पृथ्वी जो होती है, यानी कोई भी सूर्य, थोड़ा सा मैं इसको मिटाना चाहूंगा। देखिए, अब केपलर ने 3 नियम दिया था। पहला नियम इन्होंने यह दिया था कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में या दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करता है। दीर्घ वृत्ताकार मतलब वो सर्किल में ऐसे नहीं चलता, वो कुछ इस तरह से चलता है। बिल्कुल, अभी आप देखे होंगे जब कोई भी ग्रह के बारे में बताया जाता है, आप कोई वीडियो देखे होंगे, तो वहां पर ऐसे कोई ग्रह चलती है तो ऐसे अपनी कक्षीय चाल बदलती है, फिर ऐसे होके इस तरह से चलती है, ऐसे चलती है, यानी दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चलता है। तो ये बात किसने बताया था, केपलर ने बताया था। केपलर ने बताया था कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में या पथ में चक्कर लगाता है। यह पहला नियम था। दूसरा नियम इन्होंने क्या था, क्षेत्रीय चाल का नियम। क्षेत्रीय चाल का नियम क्या हुआ था, इन्होंने बताया था कि जो कोई भी ग्रह होती है वो सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाता है, यानी चक्कर लगाता है, तो वहां पर क्या होता है, वो क्या करता है कि जो ग्रह सूर्य के बहुत ही करीब होता है, जो ग्रह सूर्य के ज्यादा करीब होता है, उसकी जो गति होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही उन्होंने बताया था, यानी क्षेत्रीय चाल का नियम बताया था उन्होंने कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो जब ग्रह सूर्य के करीब आ जाता है तो उसकी चाल यानी उसकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो सूर्य से जितनी दूर यानी दूर जाता है तो उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी स्लो हो जाती है, यानी कम हो जाती है। बात समझ में आया। तीसरा नियम इन्होंने क्या दिया था कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो टाइमिंग लगता होगा चक्कर पूरा करने में। उस समय का जो वर्ग होता है, उस समय का जो वर्ग होता है, वह समय का वर्ग का यानी समय के वर्ग का अनुक्रमानुपाती जो चक्कर यानी जो ग्रह होता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाने के लिए इसकी दूरी होगी ना, ऐसे सूर्य मान लेते हैं, यह हमारा सूर्य है, ये ए बी हमारा कोई ग्रह है, ये हमारा सूर्य है, ये वाला सूर्य है, और ये क्या है, हमारे ग्रह। तो ये जो हमारी ग्रह होती है, जो ये क्या करती है, चक्कर लगाती है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है आर त्रिज्या, उस त्रिज्या के क्या होता है, तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती। यानी किसी भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ कोई ग्रह चक्कर लगाती है, उस चक्कर के ग्रह लगाने यानी ग्रह का चक्कर लगाने का जो समय होता है, उस समय का वर्ग उस ग्रह के सूर्य से दूरी के क्या होता है, यानी तृतीय घात के
क्या होता है, अनुकर्मा अनुपाती होता है। ये 3 नियम उन्होंने दिया था। अब इसके बाद आ जाता है आपका न्यूटन का तृतीय नियम। देखिए न्यूटन का तृतीय नियम में बहुत अच्छे से बताया हूं। अगर आप फिजिक्स की जो हमारी टॉपिक है आप देखे होंगे, थोड़ा सा उसको देख लीजिए तो आपके लिए बहुत ही सही होगा। न्यूटन का तृतीय नियम क्या था, थर्ड नियम इन्होंने दिया था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बहुत अच्छे से मैं इसको बताया हूं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इन्होंने बताया था। तो ये तो मैंने उस वीडियो में बताया, इसलिए इस पे ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या, उस पर चलते हैं। थोड़ा सा रोकिएगा भैया। अब देखिएगा ये दूसरा क्वेश्चन आपका है, राइनोस्कोप बीच में गैप करके जांच करने का एक उपकरण है। क्या जांच किया जाता है, राइनोस्कोप यंत्र के जरिए। राइनोस्कोप यंत्र के जरिए क्या जांच किया जाता है, नाक, आंख, मस्तिष्क या कान, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा क्या होता है, नाक होता है। क्या होता है भैया, नाक, यानी ये ऑप्शन सही है। राइनोस्कोप को जांच करने के लिए, यानी कि जब हमारी नाकों में किसी भी प्रकार की परेशानी आ जाती है, जैसे ब्लीडिंग होता है या फिर नाक में थोड़े से मांस बढ़ जाते हो, तो उसका जांच करने के लिए क्या किया जाता है, एक यंत्र होता है जिसका नाम होता है राइनोस्कोप। राइनोस्कोप में एक क्या लगा रहता है, पतला सा ट्यूब लगा रहता है, और उसमें थोड़ा सा प्रकाश का भी एक, यानी इस यंत्र में प्रकाश भी होता है, और एक चिमटी जैसा यंत्र लगा रहता है जो नाक में बने ऊतकों को देखा जा सकता है इधर उधर हटा के। तो राइनोस्कोप यानी इसका प्रयोग आंख की जांच करने के लिए यानी होता है क्या, रेटिनोस्कोप। तो ध्यान दीजिएगा, नाक के लिए राइनोस्कोप यानी ना और का ध्यान में रखिएगा, और यहां पर आंख का मतलब रेटिना से होता है, तो रेटिनोस्कोप। और यहां पर मस्तिष्क का काम क्या होता है, स्कैनिंग करना। स्कैनिंग होता है, क्या होता है, स्कैनर मशीन भी कह सकते हैं, या स्कैनिंग से हमारा मस्तिष्क का जांच। और कान के लिए कोई नहीं, टार्च का प्रयोग किया जाता है, या टार्च का प्रयोग करके लेंस के जरिए इसको किया जाता है। बाकी कान के लिए कोई चीज नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से क्या धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित है। यानी वो क्या है जो धात्विक खनिजों से क्या है, रिलेट करता है, यानी संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, धात्विक खनिज मतलब जब आप खनिजों के रूप में, यानी कोई भी धातु जैसे सोना हो, हाँ, चांदी हो, या आपका लोहा हो, इसको जब आप क्या करते हैं, मिट्टी के नीचे क्या होता है, ये दबा रहता है, लेकिन पेवर रूप में नहीं कि जैसे आभूषण के रूप में कोई सोना मिल जाए, नहीं। पहले नंबर तो उसको क्या किया जाता है, पहले नंबर तो खनिज के रूप में खनन किया जाता है, फिर वो अयस्क मिलते हैं, फिर उन अयस्कों का क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। सांद्रण करने के कई विधियां, कई प्रोसेसिंग होती हैं, वो भी मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वो चीजें होती हैं वहां पर। तो धातु के रूप में निकिल भी हमारा धातु है। निकिल का जो संकेत होता है Ni होता है, ये बॉक्साइड आपका एक अयस्क होता है जो बिल्कुल खनिज के रूप में निकाला जाता है। और टिन भी आपका क्या है, तत्व है, ये भी धातु है। तो यानी ये सब धातु हैं। तो ये धात्विक खनिजों से क्या होते हैं, संबंधित। यानी इसमें कहा गया निम्न में से क्या धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित है, यानी नहीं होना चाहिए, नहीं है, ये सब संबंधित है। ये सब तो संबंधित है, निकिल भी, बॉक्साइड भी, टिन भी, ये सब संबंधित है किससे, धात्विक खनिजों से। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से क्या धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो वो हमारा है कोयला। ये हमारा क्या होता है, कोयला। कोयले से भी भाई कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे भूरा कोयला, इसका मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। भूरा कोयला, एंथ्रेसाइड कोयला, बिटुमिन बहुत बार पूछा जा चुकने वाला क्वेश्चन है भाई मेरे, तो इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। बिटुमिन कोयला, ये इसमें कितनी मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बन कितने परसेंट में पाया जाता है, कोई 65%, कोई 95%, ऐसे कोई 85%। तो है कौन, भूरा कोयला, एंथ्रेसाइड कोयला और बिटुमिन कोयला। इसमें कौन सा कोयला कितना महत्वपूर्ण है, सबसे उपयोगी कोयला या सबसे अच्छा कोयला कौन माना जाता है, तो इसके लिए आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें जरूर आप अगर अब तक नहीं पढ़े होंगे तो जरूर ये चीज आप पढ़ लीजिएगा कोयले के बारे में। तो मैंने क्या कहा कि निम्न में से धात्विक खनिजों की श्रेणी में से कौन नहीं आता, वो है हमारा कोयला। ये धातुओं के रूप में नहीं पाया जाता, अधातु के रूप में पाया जाता है। जबकि निकिल, बॉक्साइड, टिन, ये सब धात्विक गुणों से, यानी धात्विक गुणों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये धात्विक है, ये धातु है, सभी के सभी क्या है, धातु है। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, क्या है कि एक साधारण चुंबक बीच में डैश कर दिया है को आकर्षित नहीं करता है,
एक साधारण चुंबक को कौन नहीं आकर्षित करता है? ध्यान में रखिएगा, आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में आया होगा कि लोहा तो चुंबक को आकर्षित करता है। बाकी अब इन तीन ऑप्शनों में से कौन हो सकता है? धातु है, अभी अभी हमने क्वेश्चन में कहा कि यह धातु है, तो धातु है तो जरूर ये चुंबक में थोड़ा ना थोड़ा चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। स्टील की बात, स्टील भी आप ध्यान में रखते होंगे कि जो स्टील यानी कि घर की जो बर्तन होते हैं वो स्टील मैक्सिमम स्टील के होते हैं। आप कभी ना कभी खेलते में जाने अनजाने में चुंबक का प्रभाव वहां पर भी आप देखे होंगे कि स्टील भी चुंबक को थोड़ा सा क्या कर सकता है? आकर्षित करता है। लोहा तो प्रबल रूप से आकर्षित करता है। निकिल भी लोहे की तुलना में थोड़ा सा कम लेकिन स्टील की तुलना में ज्यादा आकर्षित करता है। तो ये चीज हुआ क्या? कांसा। कांसा जो होता है ये क्या करता है? ये जरा सा भी चुंबक को, साधारण चुंबक को नहीं आकर्षित करता है, क्योंकि इसमें क्या क्या मिला होता है। देखिए ये कांसा कभी कभी प्रश्न में पूछता है कि कांसा जो होता है किस किस से मिलकर बना होता है, तो कॉपर और किससे? टिन से। इन दोनों को मिला के बनता भाई मेरे। किससे? कॉपर जो होता है वो किससे, यानी कांसा जो होता है किससे? कॉपर और टिन दोनों को मिला के बनता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि साधारण चुंबक, चुंबक की बात मैं करूं तो चुंबक दो तरह का होता है। चुंबक दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक चुंबक होता है, हाँ, एक प्राकृतिक चुंबक होता है और एक मानव निर्मित चुंबक होता है। मानव निर्मित चुंबक होता है। ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ और चीजें बता दूं। जो हमारा चुंबक होता है वो प्राकृतिक चुंबक, जो काले पदार्थ के रूप में यानी कोयले जैसे काले पदार्थ के रूप में पाया जाता है, खनिजों के रूप में। जबकि ये मानव निर्मित चुंबक जो होता है इसको हम इच्छित आकार नहीं दे सकते, अपनी इच्छा अनुसार इच्छित आकार नहीं दे सकते। दूसरी बात, इसमें आकर्षण करने की शक्ति, इसमें आकर्षण करने की शक्ति यानी प्राकृतिक चुंबक में कम होता है। और दूसरी बात, मानव निर्मित चुंबक जो होता है उसको हम इच्छित आकार दे सकते हैं और इसमें चुंबकत्व का गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। किसी भी चुंबकीय पदार्थ या किसी भी धातु जैसे तुम्हारा लोहा, निकिल, कॉपर, निकिल और लोहा, स्टील, कोबाल्ट, ऐसी चीजों को आकर्षित करने में बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है, जबकि प्राकृतिक चुंबक नहीं। दूसरी बात, मैं कुछ और इसके चुंबक के जो होते हैं सावधानियां, अगर चुंबक को, चुंबकत्व का गुण क्या होता है? चुंबकत्व का गुण, मैंने आपसे क्या कहा? चुंबकत्व का गुण, यानी कोई भी पदार्थ, कोई चुंबक हो, वो किसी भी पदार्थ को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। इसी गुण को हम लोग चुंबक का क्या कहते हैं? गुण कहते हैं, यानी चुंबकत्व कहते हैं। अब देखिए मैग्नेटाइज्म, अब देखिए आपको मैं बता रहा हूं चुंबक का जो गुण होता है वो किसके किसके कारण खराब हो जाता है, किसके किसके कारण। अगर आप चुंबक को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अगर चुंबक को आप गर्म कर देते हैं तो उसमें से चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, यानी चुंबकत्व का गुण चला जाता है, अर्थात चुंबक पे ताप का प्रभाव पड़ता है। इस बात से यह हुआ कि चुंबक पर ताप का प्रभाव पड़ता है मेरे भाई, ठीक। और दूसरी बात, फिर इसको अगर पीटा जाए, यानी पीटने पर भी अगर हम चुंबक को पीटते हैं तो उसमें से चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। यानी इस पर अगर देखा जाए तो अगर आप क्या कहते हैं? आघात मारते हैं, यानी चोट मारते हैं, तब भी इस पे चुंबक का क्या होता है? गुण खराब हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी, चौथा क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा था, मैंने आपको बता दिया। देखिए फेरियम, जो भाई आप नहीं जानते होंगे, फेरियम या फिर इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है, ठीक है। निकिल, देखिए निकिल, निकिल की बात अगर हम आपसे करें तो निकिल आपका होता है, यानी देखिए 26 और इसके बाद यानी कि निकिल 27 और कॉपर 28, कॉपर आपका 28 और जेडीएन जिंक कॉपर 28 29, एक सेकंड गलत हो गया, ये आपका जो होता है Fe 26 हो जाएगा। और इसके बाद आपका होता है क्या? कोबाल्ट, कोबाल्ट 27 होता है और इसके बाद हो जाता है कॉपर, जो आपका कॉपर 28 होता है और निकिल, निकिल आपका 29 होता है और जेडीएन आपका क्या हो जाता है? 30 होता है। तो ध्यान में रखिएगा, इन सब चीजों के परमाणु क्रमांक भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन पे देखिए, ये 5वां क्वेश्चन है, पृथ्वी से तारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। तो जैसा कि मैं इसके लिए आपको क्या बताया था कि किसी भी लंबी दूरी को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। तो पृथ्वी से तारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो वो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अब प्रकाश वर्ष के बारे में मैं बहुत ही डिटेल्स में बताया हूं, आप जाके फिजिक्स की टॉपिक देखिए, उसमें मैं बहुत डिटेल्स में बताया हूं। अब ये दूसरी एक होती है जिसको हम लोग फैदम कहते हैं। अब ये फैदम क्या होता है? यह क्या होता है? सागरीय, यानी सागरीय गहराई जो होती है
उसको नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? फैदम्स का या फैदम। ये होता क्या है? 1.829 मीटर या 6 फीट की गहराई का यानी लंबाई का होता है। ये जो यंत्र होता है यानी फैदम, वो 1.829 मीटर या 6 फीट लंबाई का होता है। ठीक है। और नाटिकल मील क्या होता है? ये जो नाटिकल मील होते हैं इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? जो नाविक होते हैं ना, नाविक संचालक, जो नाव चलाने वाले होते हैं, वो इसके जरिए वो मापते हैं उसकी दूरी को। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिएगा हमारा 6वां क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, ये हमको जानना है। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 डिग्री सेल्सियस इतने मान दिए हैं। तो हमने आपसे कहा कि किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक की बात कहा तो सबसे कम भी पूछ सकता है। तो ध्यान में ये रखना है कि सबसे अधिक की बात पूछ रहा तो वो हमारा टेम्परेचर क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे कम होता है। बात समझ में? क्योंकि अब एक बात और देखिए, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो बर्फ होता है, बर्फ का घनत्व कितना होता है? वो क्या होता है? कितना होता है? सबसे कम होता है या पानी का घनत्व जल से कम होता है या अधिक होता है? ऐसे कई घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, यानी जो बर्फ होता है, जब देखिए जब किसी भी जल का घनत्व सबसे कम होता है, अर्थात जब बर्फ की बात होती है तो कुछ अनहोनी चीजें दिखती हैं कि बर्फ पानी का ही बना, यानी पानी का बना बर्फ, पानी का बना बर्फ जो आपका बर्फ होता है, चाहे एक गिलास, आप किसी एक गिलास से पानी माप लीजिए, उस पानी का बर्फ बना लीजिए और वही एक गिलास पानी रखिए, जबकि उसमें देखेंगे बर्फ क्या होता है? तैरता रहता है। ये रीजन क्या है? इसके घनत्व का कम होना। यानी अगर जल, यानी जो बर्फ होता है उसका घनत्व जो हमारा जल होता है उसकी तुलना में क्या होता है? कम होता है। इसीलिए वो बर्फ क्या होता है? पानी पर तैरता रहता है। और दूसरी यहां पर बहुत अहम चीजें मैं बताऊंगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो झील होता है, आजकल क्या हो रहा है? जाड़े का मौसम है और इस जाड़े के मौसम में आप चले जाइए झीलों पर, जो झीलें बहती थी वो झीलें आज के समय में बर्फ बन गई होंगी। लेकिन क्या उन झीलों में बर्फ के कारण यहां वहां पर क्या होते थे? वहां पर मछलियां रहती हैं, वो मछलियां फिर भी जीवित रहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऊपरी सतह होती है, यानी जो झील होता है, इस झील की जो ऊपरी सतह होती है, ये ऊपरी सतह क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस के संपर्क में आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। तथा इस बर्फ के नीचे के तल के जो जल होते हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस पे टिक जाते हैं और वहां पर मछलियां क्या रहती हैं? जीवित रहती हैं। मेरे भाई यही इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बात समझ में आया? 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी जल क्या होता है? भाप देने लगता है। क्या होता है? भाप देने लगता है, अर्थात उबलने लगता है। यह भी आपको जानना था कि यह होता है। अब 273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन की बात में करूं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? परम टेम्परेचर, यानी परम ताप कितने डिग्री सेल्सियस या कितने केल्विन में कहा जाता है? तो वो 273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परम ताप कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे फटाफट हम चलते हैं। ये आपके सामने 7वां क्वेश्चन, कपड़ों पर लगे जंग के दाग को किसके द्वारा हटाया जाता है? पहला तो आप देखिए यहां पर क्या दिया? ऑक्जेलिक अम्ल। दूसरा दिया है एल्कोहल जिसका सूत्र C2H5OH। और पेट्रोल, ये क्या होते हैं? परवल, यानी उच्चतम हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं। ये उच्चतम हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं। ये CH2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि एल्कोहल से तो कपड़ा धुला नहीं जा सकता। दूसरी बात पेट्रोल से तो कपड़ा धुला नहीं जाएगा। लेकिन अब इन दोनों ऑप्शनों में कौन सा सही जाएगा भाई? तो यहां पर आप देखिए, आप कहते हैं अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल तो कपड़े को क्या करता है? जला देता, गला देता है ना, या स्किन को। लेकिन यहां पर ऑक्जेलिक अम्ल ही आपका सही है। क्या करता है? ये जंग को, लोहे पे लगे, यानी लोहे का जो जंग होता है कपड़े पे जो लग जाता है, वो ऑक्जेलिक अम्ल से क्या किया जाता है? छुड़ाया जाता है या उस जंग को हटाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है C2H2O4। ये होता है एल्कोहल, जो दारू या शराब के रूप में, यानी जो नशे के रूप में, शराब के रूप में यूज किया जाता है, जो आज के समय में बहुत से लोग यूज कर रहे हैं। और पेट्रोल, जो पेट्रोल होता है, इस पेट्रोल को हम लोग काला सोना भी कहते हैं भैया, ध्यान में रखिएगा। काला सोने का नाम से भी जाना जाता है। कौन? पेट्रोल।
कोयले को भी कहा जाता है, लेकिन फिलहाल यहां नहीं है। तो पेट्रोल, पेट्रोल क्या होता है? ये एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। क्या है? जीवाश्म ईंधन है। क्या है? जीवाश्म ईंधन है। और यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ये जो होता है, जानते हो, ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये थोड़ा सा आप केमिस्ट्री अगर क्या नाम है, जब क्या H2O चैप्टर पढ़ेंगे, यानी जल जब पढ़े होंगे, तो उसी जल में भारी जल के नाम से जाना जाता होगा। तो ज्यादा मैं डिटेल्स में इसमें नहीं जाऊंगा, बाकी और भी हमारे पास क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कम से कम चलेंगे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे देखिए, इसमें कुछ चीजें और मैं बता दूं। जैसे मैंने आग जैली कम्ल की बात कहा, आग जैली कम्ल जो हमारा था, उससे तो हम कपड़े की जंग को मिटाते ही हैं। ठीक, कपड़े पे लगे जो जंग होते हैं उसको मिटाते हैं, लेकिन इसके साथ एक कैल्शियम आग जैलिकम होता है। क्या होता है? कैल्शियम आग जैलिकम। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ऑक्सलेट, ऑक्सजेलेट, ये क्या होता है जानते हैं आप? ये जब आप पानी की शुद्धिकरण पढ़ेंगे, तो पानी में जो पानी की कठोरता होती है दूर करने में, वहां पर आपको कैल्शियम में मैग्नीशियम मिलेगा। लेकिन वहां पर मैं ना चल के ये मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे पेट में यानी गुर्दे में जो पथरी होता है, इसी के कारण होता है। जब कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा हमारे किडनी पर, यानी किडनी हमारी क्या करता है? वो जल को प्यूरिफाइड करता है ना हमारे अंदर, तो वहां पर ये जाके जमे हो जाते हैं। अधिकतम मात्रा में जब इकट्ठित हो जाते हैं, तब जाके वो हमारे शरीर में क्या, किसका रूप ले लेते हैं? पथरी नाम का एक रोग दे देते हैं, जो आजकल बहुत प्रचलित है। ठीक है, दूसरी बात, जो H2O2 है ना, ये बहुत ही ऑक्सीकारक यानी प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में होता है। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बताना चाहा। अब ये जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, इस पे आप फोकस कीजिए और बताइए इसका आंसर। कोल गैस क्या है? कोल गैस किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, यानी पहला ऑप्शन। दूसरा मीथेन और हाइड्रोजन का मिश्रण। तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने हिंदी में ना लिख के ये लिख दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और ऑक्सीजन का मिश्रण, या कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण। तो भाई इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से जो कोल गैस होता है वो हमारा ये होता है। अक्सर कोल गैस का मतलब जो कार्बन से यानी कोयले से जो गैस प्राप्त होती है, जो चाय की भट्टी पे कोयले का उपयोग किया जाता है, कच्चा कोयला, उससे उसके जलने पर जो गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। अब ये कितने कितने परसेंट में होते हैं वो भी मैं लिख दूं। कार्बन मोनोऑक्साइड 54% होते हैं, मीथेन 35% होता है, और कार्बन क्या चीज नहीं सॉरी हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन का मिश्रण 54% होता है, मीथेन का 35% होता है, और बाकी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? CH, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए भाई। देखिएगा, मैं पूरा इसके हिंदी पूरा लिख रहा हूं आंसर में, और कई एलिमेंट होते हैं जिसमें से इसमें 2 ही 3 दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन का मिश्रण। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, लेकिन मैं पूरा बता रहा हूं। ठीक है, लिख के 1 सेकंड रुकिएगा। देखिए, ये कोल गैस जो होता है, अभी जो मैंने आपको बताया, पहला ऑप्शन ही सही है हमारा। क्या है उसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, और फिर आपका क्या था? मीथेन था। तो वही पहला ऑप्शन ही सही है। अब देखिए, ये बनता कहां पर है, यानी जो कोल गैस होता कैसे मिलता है? वो लकड़ी के भंजक आसवन से। जब एल्कोहल यानी C2H5OH या CH3 यानी मेथिल एल्कोहल, जब इनको बनाया जाता है ना, तो ये लकड़ी के भंजक आसवन विधि से भी बनाया जाता है। तो जब ये बनाया जाता है, तो वहां पर ये कोल गैस हमको प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और आपका है, ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है? ध्वनि की जो गति होती है, ध्वनि की गति जो होती है किसमें न्यूनतम होती है? किसमें न्यूनतम होती है? तो ये आपको जानना है। तो पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है काष्ठ, और चौथा ऑप्शन है इस्पात। ठीक है, तो देखिएगा, ये वायु है, जल है यानी पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा काष्ठ, और चौथा ऑप्शन ये इस्पात। अब बताइए, इसमें ध्वनि की जो चाल होती है सबसे कम किसमें होगी? तो वायु में होता है। किसमें होता है? वायु में होता है। यह आपको देखने को मिलेगा जब कहीं पर हवाएं तेज चलती हैं, और उस जिस तरफ मान लेते हैं हवाएं, ऐसे मान लेते हैं ये यहां से हवाएं इस दिशा में जा रही हैं, और यहां पर कोई बैठा व्यक्ति हो यहां पर, और यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हो, ये अगर थोड़ा सा हल्का सा बोलेगा तो इसके तक आवाजें आ जाती हैं, क्योंकि वो माध्यम का काम करती हैं। और अगर यहां से कोई व्यक्ति बोलता है तो यहां से हवाएं, यानी यहां से ये हवाएं यहां तक नहीं जा पाती, क्योंकि हवाओं की दिशा बदल जाती है, यानी इधर चलती है। तो ये व्यक्ति जो बोलता है तो इसके तक आवाजें नहीं जाती, यानी कि सबसे स्लो, यानी इन दोनों के बीच में क्या वायु है, तो यानी वायु में हवाएं क्या होती है? हवा की जो गति
यानी ध्वनि की जो गति होती है हवाओं में वो क्या होती है, स्लो होती है। जल में ध्वनि की गति बहुत तेजी होती है। और काष्ठ माने लकड़ी, ये तो बिल्कुल ही आपका क्या होता है, बहुत स्लो होता है, लेकिन वायु से ज्यादा होता ही है। और इसमें कहें इस्पात में भी सबसे अधिक, यानी जो लोहा होता है हल्का सा, बहुत ही छोटे छोटे स्कूलों में आप जब पढ़े होंगे, जब छोटे रहे होंगे, एक बेल होता था छोटा सा, थोड़ा सा अगर कोई बजा देता था, थोड़ा सा अगर उस पर थोड़ा सा घंटी से अगर मार देता था तो पूरी तरह से आवाज आ जाती थी झन्न से करके। तो सबसे अधिक इस्पात में, अगर एक बात मैं बता रहा हूं, हमारे तक यानी कि अगर हमारे कानों तक कोई अगर आवाज पहुंचती है तो वहां पर माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम में कौन चलता है, माध्यम का काम कौन करता है, वायु ही एक माध्यम का काम करता है जो आवाज हमारे तक पहुंचाती है। निर्वात में अगर निर्वात की कंडीशन हो, निर्वात की कंडीशन जहां पर वायु ना उपस्थित हो, वहां पर अगर आप जोर जोर से माइक लगा के चिल्ला के बोलिए तब भी वो आवाजें हमारे तक नहीं आ सकती। अब वायु यानी कि ध्वनि की बात अगर हम कर रहे हैं तो ध्वनि में कौन सी तरंगें पाई जाती हैं, तो ध्वनि में अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों पाई जाती हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों पाई जाती हैं। ये द्रव में पाया जाता है, द्रव में, प्लाज्मा में, और अनुप्रस्थ जो होता है ये इस्पात या ठोस वस्तुओं में अगर ठोस वस्तुओं में क्या होता है, ध्वनि की आवाज आती है तो वहां पर जो तरंगें होती हैं वहां पर अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। द्रव या प्लाज्मा जैसे चीजों में ध्वनि की जो आवाज आती है वो कौन सी तरंगें उत्पन्न करती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न करती हैं। ठीक है भाई, तो अगले लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये आपका लास्ट और 10वां क्वेश्चन है जो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं वो कहलाते हैं, बीच में ये डैश था। अब बताइए आप इसमें से कौन सा सही होता है। जो पौधे अपना स्वयं यानी खुद या स्वयं भोजन बना सकते हैं उसे कहलाते हैं, आप कहते हैं क्या, स्वयं यानी स्वपोषी कहते हैं आप लोग। लेकिन यहां पर क्या स्वपोषी लिखा हुआ है, अगर स्वपोषी नहीं लिखा तो फिर आपका क्या होगा, स्व माने स्वयं, यानी ऑटो शब्द आया, ये ऑटोग्राफ होगा। और हेटेरोग्राफ क्या होता है, जो स्वयं अपना भोजन ना बना पाते हैं। अब इसके बाद ये दो हैं, इसका आंसर आप खुद दीजिएगा। मैं वीडियो के लास्ट में आपका आंसर इन दोनों का चाहूंगा, अगर नहीं होता तो फिर मैं अपने तरफ से कमेंट में ये जरूर आंसर दूंगा। ठीक है, तो इसके आगे आपको जो भी ये वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन बताया ये सब क्या है, आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है। मैं उम्मीद रखता हूं कि ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही उचित लगे होंगे और बहुत बेहतरीन है। बस ऐसे ही हम आपके सामने क्वेश्चन लाते रहेंगे। और जो भी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा चुका है, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो उस थ्योरी को पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही बेनिफिट देगा आपको। जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं उन वीडियो में से मैक्सिमम यूनिट आपको मिल रहे हैं। मैंने यूनिट का तरीका बताया, कैसे यूनिट को हम लोग क्लियर करते हैं, कि कैसे कोई मात्रक को हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि आप वीडियो को देखें और अच्छे से कंटेंट को पढ़ें, और आपका जो भी आरआरबी एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो आपका बहुत ही भली बात निकल सके। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।